Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 31st of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 31 जुलाई 2026 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। रोजाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन मिलता है जिसमें हम लोग बहुत सारे रेलिवेंट टॉपिक्स को या करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे होते हैं बहुत सटीक तरीके से। इस सीरीज़ को हम पहले से ही किस नाम से जानते हैं आप सभी को पता होगा, नथिंग मोर नथिंग लेस। ना कोई ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ मिलने वाली है, ना ही कोई काम की इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग छोड़ेंगे। सटीक तरीके से बहुत रेलिवेंट गिने चुने आर्टिकल्स को कवर करेंगे जिसमें एग्जामिनेशन में पूछने की जिसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, खासकर जिससे आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा, टाइम वेस्ट आप कम करोगे। ठीक है, अब इस लेक्चर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये वाला चैनल मिल जाएगा और इस चैनल से जाकर आप इस लेक्चर के सभी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आज मैंने यही सेम पीडीएफ प्रीलिम्स बूस्टर का इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भाषा में भी प्रोवाइड करवाया है। उसको चेक करके बताइएगा अपने नीचे कॉमेंट सेक्शन में, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो शेयर कीजिएगा कि बेसिकली वो जो पीडीएफ है हिंदी में वो एग्जैक्टली कैसा बनाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। पहला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है भार्गवास्त्र के बारे में। अब आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था भार्गवास्त्र। ये एग्जैक्टली है क्या? एक तरीके से काउंटर ड्रोन डिफेंस सिस्टम, यानी दुश्मन के जो ड्रोन होता है। अब दुश्मन का कोई ड्रोन, आज आप देखोगे दुनिया भर में ड्रोन एक बहुत ऐसा सस्ता ऑप्शन बन चुका है जिसके माध्यम से एक कंट्री अपने दुश्मन कंट्री के ऊपर में अटैक कर सकता है। बहुत चीपेस्ट तरीका है ये ड्रोन का इस्तेमाल करना। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले तो सिंगल ड्रोन यूज़ करते थे, अब एक्चुअली में जो कंट्रीज़ हैं ना वो स्वार्म ड्रोन सिस्टम का यूज़ करने लगी हैं। दैट मीन्स जो ड्रोन का पूरा एक ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप सीधा सीधा यहाँ पर ये लॉन्च करना शुरू कर देती है कि हाँ, एक बहुत सारे ड्रोन का एक पूरा ग्रुप यहाँ पे झुंड जो है एक कंट्री पे लॉन्च कर दिया जाएगा। ये सिचुएशन दोस्तों करेंट समय पर आ चुकी है। अब सिंगल ड्रोन को तो आप डील कर लोगे, लेकिन अगर मल्टीपल ड्रोन एक साथ आ रहे होंगे तो उसको डील करने के लिए आप ऐसा थोड़ी अपना बहुत ही एक्सपेंसिव डिफेंस सिस्टम चलाओगे जो आपने बना रखा है। रशिया से S-400 परचेज किया है, तो S-400 ये छोटे मोटे ड्रोन्स को मारने के लिए थोड़ी यहाँ पर परचेज किया गया है। ऐसे तो हमको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि यही आजकल जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाई जाती है कि भाई ड्रोन एक सस्ता ऑप्शन है, दुश्मन के ऊपर में दागो और उनके जो एक कीमती हथियार हैं, उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो, उसको एग्जॉस्ट कर दो, थका दो। उसका नुकसान कुछ नहीं हो रहा जिसने सस्ते ड्रोन दागे हैं। जो उसको अपने एक बहुत मैसिव डिफेंस सिस्टम से रोकने की कोशिश कर रहा है उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैसिव डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइल का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो यही सब सोच समझ कर हम लोगों ने भार्गवास्त्र को तैयार किया है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो ये एक क्या है, स्वार्म ड्रोन सिस्टम को काउंटर करने का तरीका इंडियन आर्मी को यहाँ पर यह सौंपा गया है। इससे जो भारत की ताकत है स्वार्म ड्रोन्स के प्रति, यानी ग्रुप में अगर ड्रोन्स आ रहे होंगे तो उसको हम लोग डील कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप में डील कर सकते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि भार्गवास्त्र बहुत सारी मिसाइलों को दाग सकता है। सही बात है भाई, दुश्मन के ढेर सारे ड्रोन आ रहे हैं, कितने ही ड्रोन होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पास मिसाइलें हैं। तो ये जो हमारा भार्गवास्त्र है ये एक बार में 64 से ज़्यादा मिसाइल्स को दाग सकता है लगातार। 64 से ज़्यादा मिसाइल्स को, सटीक तरीके से मिसाइल्स को दागने की ताकत है इस भार्गवास्त्र की। कहोगे इतनी बड़ी मिसाइल एक सिस्टम में कैसे माउंट हो गई? ये कोई फुल स्केल साइज़ वाली मिसाइल नहीं है, ये माइक्रो मिसाइल हैं, छोटे छोटे साइज़ की हैं, लेकिन दुश्मन के ड्रोन को टारगेट करने के लिए इनफ है। और क्योंकि हमने एक ट्रक के ऊपर में इस पूरे सिस्टम को माउंट कर रखा है तो हम इसको इधर से उधर कैरी कर सकते हैं। डेजर्ट्स में काफ़ी इफेक्टिव है, प्लेन एरियाज़ में इफेक्टिव है, पहाड़ी इलाके में चले जाओ वहाँ पर भी आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर पाओगे। तो ये भारत का पहला माइक्रो मिसाइल बेस काउंटर ड्रोन सिस्टम है। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ले कि बताओ इंडिया का फर्स्ट माइक्रो मिसाइल बेस काउंटर ड्रोन सिस्टम कौन सा है, तो उसका नाम भार्गवास्त्र है। नीचे ऑप्शन में आपको मिलेगा। ओके, आधे से ज़्यादा जानकारी तो आपको यहीं पर इस फोटो के ज़रिए मिल चुकी है, बाकी मैं आपको कवर करवाता हूँ अपने नोट्स के माध्यम से। तो एग्जैक्टली आपके सामने पूछा जाएगा भार्गवास्त्र के बारे में, तो ये रही डिटेल। इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ माइक्रो मिसाइल सिस्टम जिसको बेसिकली डेवलप करा गया है दुश्मन के स्वार्म ड्रोन्स को, ग्रुप ऑफ ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसको किसने बनाया है? बनाने वाली कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ये सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव है, ढेर सारे ड्रोन्स को एक साथ दाग सकता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। छोटी सी कमी यह है कि इसमें जो मिसाइल निकलती है ना, माइक्रो मिसाइल, आपने देखा 64 से ज़्यादा मिसाइल्स को हम एक साथ दाग सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन मिसाइल्स की ज़्यादा रेंज नहीं है। जो रेंज है दोस्तों वो है 2.5 किलोमीटर की दूरी तक।
अब दुश्मन अगर दूर से आ रहा है 10 किलोमीटर, मान लो बड़े साइज का ड्रोन है दुश्मन का, तो वो 10 किलोमीटर दूरी से अगर आ रहा होगा तो उसको ये हमारा भार्गवस्त्र सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई 10 किलोमीटर दूरी से एक ड्रोन आ रहा है, हमारे लिए एक एरियल थ्रेट आ रहा है। ठीक है। और अगर कोई छोटा ड्रोन है तो उसको 6 किलोमीटर दूरी से वो पहचान लेगा, इतनी देर में अपने आप को तैयार कर लेगा, एक्टिवेट कर लेगा, और जैसे ही वो दुश्मन के ड्रोन्स हमारे 2.5 किलोमीटर की रेंज में आएंगे, हमारी मिसाइल्स दागी जाएंगी और दुश्मन के इन सब ड्रोन्स को यानी ग्रुप ऑफ ड्रोन्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, 10 किलोमीटर दूरी से या 6 किलोमीटर दूरी से जब ड्रोन के बारे में जानकारी लग जाती है भार्गवास्त्र को, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न आपको पता है, रडार वगैरह इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो ड्रोन डिटेक्शन के लिए इसमें रडार है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी को एक साथ जोड़ दिया गया है एक सिस्टम के अंदर में, जिसमें कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटेलिजेंस सब एक साथ काम करता है, जिससे भार्गवस्त्र एक बेतोड़ हिसाब हमारे पास में बन जाता है दुश्मन के एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने का। ठीक है। अब इसके डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे तो दोस्तों पहली बात तो देखो, फिजिकली तो ये ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिजिकली ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय आराम से कर लेगा अपनी सॉफ्ट स्किल टेक्निक का यूज़ करके। लेकिन कई बार ना ये ड्रोन्स को मतलब जैसे होता है ना कि जैसे ड्रोन्स में क्या है, मेन चीज़ कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो ड्रोन्स के कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देना। सर कैसे ब्लॉक कर दोगे? इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, जैमर लगा दो, कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, जो कंट्रोल कर रहा होगा पीछे ड्रोन को, बेसिकली यहाँ पर उसका कम्युनिकेशन टूट जाएगा और हम लोग यहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, एक तो फिजिकली भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और दूसरा सॉफ्ट वाली टेक्निक का भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। कॉस्ट एडवांटेज है, सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि सस्ती ड्रोन के लिए हमारे पास में एक सस्ती मिसाइल सिस्टम होना चाहिए, जो हमने बताया एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव, नाम है भार्गवास्त्र। अब कुछ भी आपने इस आर्टिकल से रिवाइज करना हो ना, तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर, क्योंकि इस सेशन के अंदर में केवल आर्टिकल्स ही नहीं मिल रहे हैं, आपको रिवाइज करने का पूरा जुगाड़ बना कर दिया जाता है। आप सारे के सारे आर्टिकल्स को तुरंत रिवाइज कर सकते हैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के जरिए। ठीक है। अब चलिए, क्योंकि हमने डिस्कशन किया है तो मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन को आप हाथों हाथ अटेम्प्ट करें। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है, ज़रा इसका आंसर सभी लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में देंगे। कॉमेंट सेक्शन ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और आंसर लिखो। सवाल यह है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कि ये भारत का पहला इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसको स्पेशली डेवलप किया गया है स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए। सेकेंड, कि भाई ये जो भार्गवस्त्र इसको डेवलप करने वाली कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। थर्ड, ये जो भार्गवस्त्र है इसमें जो मिसाइल्स का हमारा एक टारगेट होता है, यानी कि जो हम माइक्रो मिसाइल इस्तेमाल करते हैं उसकी जो रेंज है वो है 25 किलोमीटर। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है। तो आर्टिकल सॉल्व किया हमने, प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी देखा। अगला आर्टिकल ये आज से कुछ दिनों पहले हमारे द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था, फिर इंडियन एक्सप्रेस में भी पब्लिश हो गया है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम एक मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, नासा का एक मिशन है जिसका नाम है प्रैक्सिस। इस मिशन का मेन पर्पज़ क्या है, इतना पता चल जाएगा, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल के ही सारे नोट्स बनाते हैं, पीआईबी के नोट्स बनाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू सब के नोट्स बनाते हैं, और ये सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि न्यूज़ क्या चल रही है। नासा ने अभी पेरेक्सिस मिशन को सेलेक्ट किया है, और इस मिशन में मेन पर्पज़ हमारा यह है कि जो प्लैनेटरी रिंग्स होती हैं ना, उनको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा हमारे पास में दुनिया भर में जो अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने दुनिया भर के तमाम मिशन चला रखे हैं। तमाम मिशन किस किस चीज़ को लेकर, कि भाई हम प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे। ठीक है। अंतरिक्ष में अगर आप देखोगे जो हमारे अलग अलग ग्रह हैं उनकी स्टडी की जाएगी, ये सब हम करते रहते हैं। वीनस पर मिशन है, ठीक है, अर्थ के पास इर्द गिर्द सैटेलाइट है, मार्स पे मिशन हैं। लेकिन जब हम सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की बात करते हैं, तो ये एक ऐसे प्लैनेट है जिनके इर्द गिर्द एक छल्ला बना हुआ है, रिंग बना हुआ है ना। आप सैटर्न की पहचान ही ऐसे कर पाते हैं कि भाई ये सैटर्न है क्योंकि इसके आसपास एक रिंग बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसा मिशन होने वाला है दोस्तों, प्रैक्सिस मिशन, जो हमारे प्लैनेट्स के रिंग्स को बेसिकली स्टडी करने वाला है। तो एक्चुअली में होगा क्या, इस मिशन के अंदर में जो ये प्लैनेट के रिंग्स हैं, जो छल्ले हैं, इनमें से सैंपल इकट्ठे करे जाएंगे और सैंपल पृथ्वी पर लेकर आए जाएंगे। उन सैंपल को हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई ये रिंग्स इवॉल्व कैसे हुए। तो अभी तक हम लोग केवल जो प्लैनेट्स वगैरह है उस पर स्टडी कर रहे थे, अब यहाँ पे कुछ अलग सा होने वाला है कि हम लोग रिंग्स की स्टडी करेंगे, याद रखिएगा। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको और पेरेक्सिस मिशन के बारे में समझाता हूँ। इतना तो ओवरव्यू मिल गया है कि आप इसको समझ जाओगे। तो इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग।
ये एक मिशन, एक कॉन्सेप्ट जो नासा के थ्रू डेवलप किया गया। मेन पर्पज़ है ऐसे प्लैनेट्स पे जाना जिनके आसपास रिंग बना हुआ है और उन रिंग्स में से कुछ सैंपल्स को इकट्ठा करना। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है और वो जो सैंपल्स हैं फिर उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे हम। इससे हमें क्या समझ में आएगा कि इन प्लैनेट्स के आगे जो छल्ला बना है इनके चारों तरफ, उसका स्ट्रक्चर, उसका कॉम्पोजिशन, उसका ओरिजिन क्या है। स्पेशली हम सैटर्न की बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे घना छल्ला जो दिखाई देता है वो सैटर्न में ही है, क्योंकि जब आप रिंग वाला प्लैनेट देखते हो तो हमारे ऑटोमेटिक दिमाग में सैटर्न आता है। लेकिन आपको पता है सैटर्न के अलावा रिंग यूरेनस के पास भी पाया जाता है, नेपच्यून के पास भी पाया जाता है। क्योंकि नेपच्यून के पास तो देखा नहीं, बहुत हल्का होता है लेकिन होता है। उसमें बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स, उस छल्ले के अंदर में बहुत सारा मटेरियल वगैरह तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। हम वहीं से सैंपल इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस मिशन में मैंने बताया क्या होने वाला है। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ रोबोटिक्स का यूज़ होगा। इसमें बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक एक्सप्लोरर का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें आप कह सकते हैं एक रोबोटिक आर्म होगा। क्योंकि जो छल्ले होते हैं ना, जैसे हम सैटर्न के छल्ले की बात करेंगे तो वो छल्ले में ढेर सारे रॉकी पार्टिकल्स तैर रहे हैं और अगर हमारा मिशन इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो कोई ना कोई कंकड़, कोई ना कोई चट्टान आके टकरा जाएगी उस मिशन से, उस सैटेलाइट से, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी के लिए इसमें एक रोबोटिक आर्म लगाया गया है। रोबोटिक आर्म का यहाँ पर एग्जैक्ट मतलब यह है एक रोबोटिक हाथ। और रोबोटिक हाथ क्या करेगा, दूर से ही, यानी कि जो हमारा सैटेलाइट है वो बाहर रहेगा, दूर रहेगा, ये थोड़ा सा बढ़कर अंदर जाएगा और वहाँ से सैंपल इकट्ठा करके वापस से लेकर आकर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, सैंपल्स को हम इस तरीके से कलेक्ट करने का काम करेंगे पेरेक्सिस के अंदर में। तो क्योंकि इसमें हमने रोबोटिक आर्म लगाया है तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है डायरेक्टली किसी भी रिंग के पार्टिकल्स के साथ में, मतलब कह सकते हैं कि कोलिशन नहीं होगा, टकराएगा नहीं, और सही तरीके से वहीं पर हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। आप पृथ्वी पर लेकर नहीं आ रहे हैं, वहीं पर अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो इस मिशन में यही काम हो रहा है कि हम रिंग्स के ऊपर में सैंपल इकट्ठा करेंगे और सैंपल को बाहर निकाल के उनके छल्लों से उसमें एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और कैसे बचा जा सकता है मैंने आपको बताया, रोबोटिक आर्म का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इस मिशन का काम क्या है, जैसे ही किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, स्पेसक्राफ्ट सीधा अपना बूम आर्म आगे बढ़ाएगा और उसके मटेरियल को कलेक्ट करेगा, एक सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करेगा, छल्ले से दूर रहेगा, सैंपल इकट्ठा कर लेगा और सैंपल इकट्ठा करने के बाद में जो ये स्पेसक्राफ्ट है वो दूसरी जगह पर जाएगा, दूसरी जगह से सैंपल इकट्ठा करेगा। फिर दोनों ही जगह के सैंपल्स को हम लोग आपस में कंपेयर भी करेंगे कि इस छल्ले में, इस जगह पे, इस मटेरियल के अंदर में ये पाया गया है, दूसरी जगह पर इस छल्ले में मटेरियल के अंदर ये पाया गया है। तो ये जो सैंपल्स होंगे ये फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे, याद रखिएगा, जिसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हम रिंग्स के पार्टिकल्स को एनालिसिस करेंगे, याद रखिएगा। इससे क्या है, हम अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि जो प्लैनेट के इर्द गिर्द छल्ले बने हैं वो कैसे बने हैं या कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो वहीं पर यहाँ पे इस पर स्टडी करेंगे, बस खाली थोड़ा सा बाहर निकालेंगे पार्टिकल्स को छल्लों से, फिर वहीं पर स्टडी करने की हमारी एक एग्जैक्ट कोशिश है। ठीक है, तो ये पेरेक्सिस के बारे में डिस्कशन हो गया। कुछ भी आपने रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ये रही सारी की सारी डिटेल। अब एक छोटा सा काम और करिएगा दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप सभी लोग मिलकर प्रेस कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आप लोगों तक सही समय पर पहुँच सके। रोज़ सुबह 5:30 बजे अपलोड होगा तो अपना एक टाइम को मेंटेन करके रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपको मिलता है इस वाले आर्टिकल के रिगार्डिंग पेरेक्सिस मिशन को लेकर। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो ये प्रैक्सिस है इसका मतलब है प्लानिटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो मिशन है इसको डिज़ाइन किया गया है केवल और केवल सैटर्न के रिंग्स को स्टडी करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये एक ऐसा मिशन कॉन्सेप्ट है जिसको नासा ने डेवलप किया है जो डायरेक्टली हमारे प्लानिटरी रिंग्स के पार्टिकल्स को कलेक्ट करेगा और स्टडी करेगा। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। जल्दी जल्दी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। अब एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पिछले कुछ दिनों से रह जा रहा था, याद होगा, मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी हैं, लेकिन विश्वास मानना कोई ऐसा रेलिवेंट टॉपिक है जो अभी तक सेशन में कवर नहीं हुआ है तो परेशान मत होइए। ऐसा नहीं है कि सेशन में कवर नहीं होगा, 100% कवर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सारनाथ के बारे में। आइए, क्या है सारनाथ, एक एक करके मैं आप लोगों को सारनाथ के बारे में समझाता हूँ। एक्चुअली में पहले हमें जानना होगा कि सारनाथ न्यूज़ में क्यों बना है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में सुना होगा आपने, दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण धरोहर स्थल के बारे में सुना होगा। तो अब इंडिया का जो सारनाथ है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है।
तो अब भारत के पास में टोटल 45, कितने 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं, याद रखिएगा। सारनाथ पहले यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में था कि भाई इस पे स्टडी करेंगे और सारनाथ को अगर लाना होगा तो हम इसमें लेकर आएंगे। तो लगभग 28 साल बाद फाइनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में सारनाथ को कवर कर लिया गया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। सारनाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह जो भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। और याद रखिएगा सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी के पास में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से कि बताओ सारनाथ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास में। बुद्धिस्ट स्थलों की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, अपनी पहली एनलाइटमेंट के बाद में, अवेकनिंग के बाद में, जो पहली इन्होंने टीचिंग्स दी थी, पहला यहाँ पे सरमन दिया था, तो वो पहली टीचिंग यहीं पर सारनाथ में दी थी। और जो इनकी फर्स्ट सरमन है, फर्स्ट टीचिंग है, उसी को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी टर्निंग व्हील ऑफ द धर्म। प्लीज़ याद रखिएगा। और यही वो जगह है जहाँ से बुद्धिस्ट को लेकर जो टीचिंग्स है वो शुरू होती हैं और दुनिया भर में फैलना शुरू होती हैं। क्योंकि जो बुद्धिज़्म है वो भारत से स्टार्ट होता है, और आज देख पाओगे भारत के आसपास के पड़ोसी देश या दुनिया में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करती हैं। कुछ बुद्धिस्ट कंट्रीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी, समझे? तो इतनी इंपॉर्टेंट जगह है सारनाथ, जहाँ पे पहली टीचिंग्स हमारे गौतम बुद्ध जी के थ्रू दी गई थी, फर्स्ट टीचिंग दी गई थी। धर्म चक्र परिवर्तना का नाम यहाँ पर इसको दिया गया। यहीं से बुद्धिस्ट टीचिंग्स की शुरुआत होती है, स्प्रेडिंग होती है, समझे? अब आगे बात करते हैं। तो सारनाथ के बारे में आपको समझ में आया। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में कवर कर लिया गया है। वाराणसी में प्रेजेंट है, इसको हमने समझा, फर्स्ट टीचिंग के बारे में समझा। अब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को जब हम पढ़ते हैं तो सारनाथ नाम को कई बार मेंशन किया गया है अलग अलग जगह पे। मतलब जो सारनाथ है वो अलग अलग नाम से, फॉर एग्जाम्पल ऋषिपत्न, ईशिपत्न, मृगदव, तो अलग अलग नाम से यहाँ पर ये देखने को मिला है, ठीक है। और ये सारनाथ इन अलग नामों से अपना रिलीजियस और एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो अब भारत के पास में टोटल 45 अपने ऐसे इंपॉर्टेंट धरोहर बन चुके हैं जिसका ऐतिहासिक एक महत्व रहा है। ऐसे 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे पास में आ चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में ये चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सारनाथ, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके यूपी पीसीएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सारनाथ में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स नजर आएंगे, जैसे धम्मिका स्तूपा हो गया, ठीक है। तो बुद्धा का जो फर्स्ट सरमन था, पहली टीचिंग थी, वो जगह, मेन जगह वो है धम्मिका स्तूपा। कहाँ पर? सारनाथ के अंदर में। फिर ऐसे ही आप देख पाओगे धर्मरजिका स्तूपा, अशोक पिलर, सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सारनाथ स्थल की बात करते हैं तो सारनाथ स्थल का लगातार जो ग्रोथ होता नजर आया है, लगातार इसकी सुरक्षा अलग अलग डायनेस्टीज़ ने की है। मौर्याज, कुशानाज, गुप्ताज, सब ने यहाँ पर इसको पैट्रोनाइज किया है, थोड़ा सा याद रखिएगा। मॉन्यूमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि इसके अंदर में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। पूरा सारनाथ के अंदर में वो हमने समझा, सारनाथ का इंपॉर्टेंस हम लोगों ने समझा एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी बुद्धा जी से रिलेटेड आपको पता है, पहली टीचिंग, फर्स्ट एनलाइटमेंट, फर्स्ट सरमन की हम बात कर रहे हैं, वो सारनाथ में हुआ। जो एनलाइटमेंट था, अवेकनिंग था, बोध गया में हुआ। बर्थ की बात करेंगे, जन्म इनका होता है नेपाल के अंदर लुम्बिनी में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। और बस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में हमने जान लिया है कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने हेल्प की सारनाथ को कह सकते हैं एज इट इज़ मेंटेन रखने में, है ना। और ये इस तरीके से जो सारनाथ है वो लगातार ग्रो करता हुआ नजर आया। आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमने समझा। बाकी ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ना इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत शानदार सा, इंपॉर्टेंट सा है। क्वेश्चन यह है, विद रेफरेंस टू सारनाथ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सारनाथ के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। पहला स्टेटमेंट, सारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट की बात आती है तो ये कहता है कि ये जो जगह है इसको हाल ही में इंडिया का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो सारनाथ है ये बिहार के अंदर बोध गया में प्रेजेंट है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए, अगला आर्टिकल आता है, पीआईबी से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भव्य रसायन स्कीम के बारे में यह बात करता है। तो इंडिया का जो केमिकल सेक्टर है ना, स्पेशली केमिकल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए प्लग एंड प्ले पार्क्स बनाने का डिसीजन लिया है सरकार ने। सरकार कुछ पैसा खर्च करेगी जहां पर इंडिया में केमिकल्स बनाए जाएंगे, क्योंकि केमिकल्स आज हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। इसी वजह से यह डिसीजन लिया गया है।
मामला क्या है, कैसे काम करेंगे, कितना खर्चा आने वाला है, आइए एक एक करके इसको समझते हैं। तो न्यूज़ में क्या है, आपने समझ में आया कि भाई यूनियन कैबिनेट ने भव्या रसायन स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। भव्या की अपने आप में एक बड़ी फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं, ताकि इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ को हम लोग प्रमोट कर सकें, और इसी के लिए इसी से रिलेटेड भारत के अंदर में जो केमिकल पार्क्स हैं उनको बनाने की बात की गई है, उनको एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है अबाउट भव्य रसायन स्कीम। तो ये भव्य रसायन स्कीम एग्जैक्टली है क्या? ये जो स्कीम है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है भारत के अंदर में 3 अलग अलग केमिकल पार्क्स बनाने के लिए। यानी एक ऐसे पार्क होंगे जहां पर पूरी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई जा सकेगी, सारी सुविधा मिल रही होगी, केवल इंडस्ट्री सेटअप करना है और केमिकल का प्रोडक्शन करना शुरू करना है। जैसे हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेकर पार्क बनाने की बात करें ना, कुछ उसी तरीके से। तो 3 ऐसे डेडिकेटेड पार्क बनाए जाएंगे। टाइम पीरियड क्या है इसका? 2030-31 तक ये काम होने वाला है। अब ऐसा क्यों? क्या हम केमिकल्स को लेकर ज़्यादा ही निर्भर हैं क्या? ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखोगे पूरे एशिया के अंदर में डिटेल्स क्या कहती हैं, पूरे एशिया में इंडिया छठा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है केमिकल का। सॉरी, दुनिया में छठा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, एशिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया की टोटल जीडीपी में 7% का योगदान हमारा इसी केमिकल का देखने को मिलता है, केमिकल इंडस्ट्री का देखने को मिलता है। ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में 80,000 से ज़्यादा जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बल्क केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये 80,000 से ज़्यादा इस प्रकार के केमिकल्स वाले आइटम्स को कवर कर रही होती है। समझ रहे हैं? तो ये इंडस्ट्री लगातार बूम कर रही है, बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर इसी सेक्टर को और प्रमोट करना चाहता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भव्य रसायन जो स्कीम है, प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत करी है। और इस स्कीम के अंदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट करने वाली है हर एक कमर्शियल पार्क के लिए। 3 डेडिकेटेड कमर्शियल पार्क बनाए जाएंगे जहाँ पे केमिकल्स बनेंगे, जिसमें से हर एक पार्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 1,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जिस राज्य में ये बन रहा होगा उनका भी लगभग 500 करोड़ रुपए का योगदान होने वाला है हर एक पार्क को डेवलप करने में। तो केमिकल पार्क जब यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी योगदान रहेगा। तो हर एक पार्क में कुछ इंपॉर्टेंट जगह वगैरह चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा एरिया बनाना है जहाँ पे केमिकल का प्रोडक्शन होगा, तो 2,000 एकड़ तक की ज़मीन हमको चाहिए होगी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट हमारा सहयोग करने वाली है। फिर बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में। तो जितने भी ये आपको केमिकल पार्क्स देखने को मिलते हैं, ये प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएंगे आने वाले समय पर। तो ये केमिकल पार्क्स क्या करेंगे? एक प्लग एंड प्ले का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि इंडस्ट्री लगाओ और केमिकल को प्रोडक्शन करना सीधा सीधा शुरू करो। इसमें हर एक प्रकार की सुविधा है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आज केमिकल्स इंडस्ट्री से निकलने वाला जो प्रदूषण है, आपको उसको भी सही तरीके से ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए इन पार्क्स में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सॉल्वेंट रिकवरी, डिस्टिलेशन फैसिलिटीज़, स्टीम जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सब कुछ यहाँ पर लगाकर मिलने वाला है, याद रखिएगा। इसलिए इसको बार बार बोला जा रहा है प्लग एंड प्ले ऑपरेशन, कि इंडस्ट्री लगेगी, केमिकल बनना शुरू होगा और फिर हम लोग यहाँ पर अपने यूज़ के अलावा उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, जिससे कुछ हैवी अर्निंग हो सकेगी। क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इंडिया में केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड लगभग 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है 2040 तक, और ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की बनने वाली है। तो इमेजिन करो, आने वाले समय की तैयारी यहाँ पर हो रही है विद दिस भव्या स्कीम। भव्या स्टैंड्स फॉर भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन स्कीम। तो ये था दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन। आज सेशन में इतने ही आर्टिकल्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, सटीक हैं, चुन चुन के निकाले हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए तमाम दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने देखा चुने हुए आर्टिकल हैं और सभी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। अगर इनसे रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, आप रेडी हैं दोस्तों उसको सॉल्व करने के लिए। बाकी प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना ज़रूर से, और रोज़ाना सुबह 5:30 बजे इस सेशन को हम लोग अपलोड करेंगे। अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाना दोस्तों, आप लोग कई बार अपना सपोर्ट दिखाना भूल जाते हो उस वीडियो के प्रति। बाकी जो PDF वगैरह है वो सब आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं कल फिर से, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।